नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से चले और चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं वो यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाए। इसके लिए सभी रूटों पर व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर से चलने वाली यात्रा में डमटा के करीब सड़क कम चौड़ी है, इसके चौड़ीकरण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं ऋषिकेश में भी इस बार राफ्टिंग के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भविष्य में अगर कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ हो इस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूँगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। वहीं चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल के कोशिया कुटोली का नाम बदल दिया गया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोशिया कुटोली के नाम को बदले जाने की स्वीकृति दे दी है। तो वहीं अब चमोली जिले का जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा और नैनीताल की कोशिया कुटोली को अब परगना श्री कैची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते साल इसकी घोषणा की थी। घोषणा के तहत दोनों स्थानों के नाम बदले जाने थे। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन होने पर राज्यवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और समय समय पर इसकी मांग करने वालों को भी बधाई दी है और कहा कि ज्योतिर्मठ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका एक बड़ा इतिहास रहा है और श्रद्धालुओं में आस्था है, लिहाजा ये दोनों ही नाम परिवर्तन एक बड़ा संदेश है। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूँकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था, मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कुटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। तो बीते साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ
और नैनीताल के कोशिया कुटोली का नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस चीज के लिए प्रयास किए गए और अब केंद्र सरकार की तरफ से इस चीज पर दोनों ही क्षेत्रों के नाम बदलने पर मुहर लग गई है और अब जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है और नैनीताल के कोशिया कुटोली का नाम बदलकर बाबा नीम करौली धाम कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम राज्यवासियों को इसकी बधाइयां भी दी। तो जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे तुषार गुप्ता का रुख कर लेते हैं। तुषार, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते साल जोशीमठ और कोशिया कुटोली का नाम बदलने की घोषणा की थी, उसके बाद इसके लिए प्रयास किए गए और अब एक साल बाद वो जो प्रयास किए गए वो रंग लाए हैं। केंद्र की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ का नाम और नैनीताल के कोशिया कुटोली दोनों का ही नाम बदल दिया गया है। तुषार, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों की जो तहसील है कोशिया कुटोली और साथ साथ जोशीमठ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि स्थानीय लोगों की ये डिमांड थी। पर्यटन दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा था कि अत्यधिक पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए इन दोनों क्षेत्रों में, और साथ साथ जो संत है, क्योंकि दोनों जो जगहें हैं कोशिया कुटोली और साथ साथ जोशीमठ, तो इनका पौराणिक कथाओं में जिक्र है, साथ साथ इनकी एक धार्मिक तौर पर एक मान्यता है। तो ऐसे में इन दोनों की नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों में एक बार बार डिमांड्स आ रही थी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया था बीते वर्ष, और उसके बाद अब उनकी जो मेहनत है वो रंग आती हुई नजर आ गई है और दोनों के नाम बदल दिए गए हैं। जो कोशिया कुटोली है नैनीताल जिले में, जहाँ पर कैंची धाम है और बहुत प्रसिद्ध है, विश्व के कई लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, नीम करौली बाबा का वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पर्यटन दृष्टि से देखा गया है, साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी डिमांड्स के तहत भी देखा गया है। पर्यटन दृष्टि से मैं बात करूं तो वहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, क्योंकि उनका नाम ही अब जो कोशिया कुटोली है उसका नाम ही अब श्री कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। तो इसी के तहत तो जो सरकार है वो कार्य कर रही थी पर्यटन दृष्टि को बढ़ाने के लिए। जिस तरह से आपने पर्यटन की बात करी, क्योंकि नैनीताल का जो एक कोशिया कुटोली है जिसका नाम बदलकर अब श्री कैंची धाम रख दिया गया है, वहां पर काफी प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर भी है जैसा आपने बताया, और क्योंकि कैंची धाम मंदिर की बात करें तो उसे मानसखंड मिशन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल किया। जिस तरह से नाम बदला गया है पूरी तहसील का, क्या माना जाए पर्यटकों में किस तरह से जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें इसमें पर्यटक जो है ज्यादा पहुंच पाएंगे, या पर्यटन गतिविधियों को कैसे इसमें बढ़ोतरी मिल पाएगी नाम बदलने से? देखिए, नीम करौली बाबा की बात की जाए तो विश्व में जितने भी श्रद्धालु हैं उनके प्रति एक आस्था है उन पे, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है कि उनका नाम बदल के श्री कैंची धाम कर दिया गया है, जो भक्तजनों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उसी के तहत स्थानीय लोगों की मैं बात करूं तो उससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है उनका बढ़ेगा। अगर श्री कैंची धाम से इसका नाम बदला गया है तो लोगों का जो ध्यान है उसमें आकर्षित होगा, क्योंकि लोग अगर पहले के नाम की बात की जाए तो उसमें लोगों को तकलीफ हो रही थी उसे ढूंढने में। तो ऐसे में श्री कैंची धाम के नाम से अगर ये जाना जाएगा तो आने वाले समय में यानी एक तरह से नई पहचान जो है, नई पहचान यहाँ पर देने की कोशिश। जी बिल्कुल, जिस तरह से नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है, पौराणिक कथाओं में इनका नाम है, साथ साथ जिस तरह से नीम करौली बाबा का विश्व प्रसिद्ध है, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है जो उत्तराखंड के जो मंदिर है, जिस तरह से आपने मानसखंड कॉरिडोर की बात की है, उसके तहत भी कार्य किया जा रहा है। जो मंदिर हैं उनको अभी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उनको भी दोबारा से रिस्टोरेशन किया जा रहा है। तो उसी के तहत नाम बदलकर भी जो लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की मांग थी, जो पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में एक बढ़िया प्रयास हम कह सकते हैं, एक सुखद प्रयास हम कह सकते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए भी आने वाले समय में फायदेमंद होगा। जो स्थानीय लोग होंगे वो होटल्स के साथ साथ जो छोटे व्यापार है वो वहाँ पर कर सकेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं सरकार द्वारा लिया गया है। वहीं अगर जोशीमठ की मैं बात करूँ, क्योंकि उसका नाम ज्योतिमठ अब कर दिया गया है, तो ऐसे में जोशीमठ जो है वहाँ पर भी नरसिंह का मंदिर है, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसे में बद्रीनाथ का जो रास्ता भी कहा जाता है कि मुख्य तौर पे
आपको जोशीमठ से ही बद्रीनाथ के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे में वहाँ की प्रसिद्धता भी बढ़ाने के लिए, वहाँ का टूरिज्म भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वहाँ पर आपदा आई थी तो वहाँ पर जब दरारें देखी गई थी तो ऐसे में लोग वहाँ से जाने में डर रहे थे। तो ऐसे में पर्यटन दृष्टि से भी इसे बढ़ाने के लिए कि ताकि पर्यटन भी वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अभी फिलहाल जो कह रहे हैं कि स्थिति वहाँ पर नॉर्मल की जा रही है, तो इसके दृष्टि से इसका नाम बदला गया है। ज्योतिर्मठ की अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिर्मठ का पौराणिक कथाओं में भी नाम है, और ऐसे में जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वर नंद, उनके तौर पर भी ये मांग की जा रही थी कि इसका नाम बदल दिया जाए। जो पौराणिक कथाओं में इनका नाम है उसे रखा जाए, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो हिंदू धर्म से रखते हैं, सनातन धर्म से अपना वास्ता रखते हैं, उनके प्रति, इसके जगह के प्रति एक भावना जगे। और इसी के तहत सरकार ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया था। जिस तरह से संतों की मांग थी, स्थानीय लोगों की मांग थी, और पर्यटन दृष्टि से, क्योंकि जो लोगों को रोजगार मिलेगा इसी के तहत मिलता है। उत्तराखंड में मुख्य बैकबोन पर्यटन है, तो ऐसे में जो यहाँ की जगहें हैं, मंदिर है, हब बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ी पहल, जहां जोशीमठ और कुशिया कुटोली का नाम यहां पर बदलकर नए नाम उन्हें दिए गए हैं, जिससे उनकी जो पहचान है वो मिल सके। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका, नगर निगम और दूसरे निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अवमानना का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। वहीं नोटिस का 3 सप्ताह में सरकार से जवाब भी मांगा गया है। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब सरकार जरूर देती है और बीजेपी के लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि निकाय चुनाव को बेहतर ढंग से करने पर सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और देरी का कारण जल्द ही कोर्ट को बताया जाएगा। निश्चित रूप से न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमने जो रीजन्स रहे हैं, ये जो रीजन्स हैं, उनको भी उन रीजनों से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और समय पर जिस प्रकार से क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बहुत सारे हमारे जो हैं जो गणनाएं होती हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं, कहाँ रिजर्वेशन होना है, कहाँ किस मेयर की सीट पर रिजर्वेशन देना, कहाँ नगर पालिकाओं की सीट पर रिजर्वेशन देना, नगर पंचायत पर रिजर्वेशन देना, कहाँ पर ओबीसीज के लिए सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी, इन सब चीज़ों पर मंथन चल रहा है। आने वाले समय पर जल्दी ही हम इस पर भी चुनाव में जाएंगे और न्यायालय को जो जो चीजें न्यायालय ने मांगी है उनको उससे भी अवगत कराएं। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद जो 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव होने थे वो नहीं कराए गए। अवमानना नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने सरकार को दिया और अब तो अनुपालन जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन ये सीधे तौर पर न्यायपालिका का अपमान है जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। अधिकारी जो है मंत्री को कुछ बताते हैं, मंत्री सरकार को कुछ बताता है, तो पूरी तरह से एक केओस मचा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सूटेबिलिटी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ये समय उनको सूटेबल नहीं दिखाई पड़ रहा है निकाय चुनाव करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका सुपड़ा साफ इस बार पूरे उत्तराखंड से होने वाला है। इसलिए वो अपने ही समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों को भी, आदेशों को भी ताक पर रखना पड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होते ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पार्टी के नेता अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व विधायक करतार भडापा ने भी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में एंट्री मार दी है। बता दें कि उन्होंने बीजेपी उत्तराखंड में शामिल होकर अपनी दावेदारी की है। हालांकि उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला आला हाईकमान के द्वारा किया जाएगा। अगर टिकट मिलता है तो वो दमखम के साथ चुनाव जीतेंगे। तो वहीं बीएसपी विधायक के
स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली हुई थी। फिलहाल चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय पर चहल पहल देखी जा रही है। तो पहले कर चुके, अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें वो सेवा का मौका दें। मालिक की इच्छा है, कुछ मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। मालिक की कोई इच्छा नहीं तो 18 साल की बजाय 4 साल में 5 साल बाद लिया था, 10 साल बाद लिया था। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी जनता की, समाज की जो ना दुआएं कबूल हो गई हैं और उनका कुछ इनाम या प्रभु की कृपा होने वाली है, ऐसा लगता है। कांग्रेस है ना, हर आदमी को खुद अपना ही नज़र आता है। अब मेरे से क्या पूछना, मुझे को तो मैं ही नज़र आऊँगा। अगर मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि मैं जीतूँगा तो मैं आऊँगा क्यों? हर आदमी ये सोच के आता है कि हम जीतेंगे, और जिताना तो उसका काम है। मेरा मुद्दा यही है कि कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूँ जो सदियों तक मेरा मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड और मेरा देश मुझे याद करे। इस तरह का काम करके गरीब के लिए मकान, दुकान, रोजगार, हॉस्पिटल, पानी, सफाई, अच्छा जीने का तरीका इस लायक करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो पिछले जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से ही लड़ते आ रहे हैं। उनके अब छोटे लड़े, उनसे बड़े लड़ रहे थे, तो वो तो लड़ते आ रहे हैं। कभी एक बन जाता है, पहले एक पे भरोसा कर लेते हैं, जब उसका भरोसा टूटता तो दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। खबर रुड़की से है, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी 5 साल के सफल कार्यकाल और देश में अमन शांति तरक्की के लिए पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक में चादर पेश कर दुआएं मांगी। तो वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने जानकारी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और दिखाई भी देंगे। और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उससे दोगुना विकास अगले 5 वर्षों में भारत में देखने को मिलेगा। 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। साबिर पाक का एक बहुत बड़ा मर्तबा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज साबिर पाक की मजार दरगाह पर चादरपोशी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए दुआ की गई है कि वो लगातार 5 वर्षों तक हमारे देश की सेवा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की, देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखने की दरगाह साबिर पाक पर हमने चादरपोशी की है और दुआ की है कि हमारे देश के अंदर अमन खुशहाली कायम रहे। तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है। उसकी उपलक्ष्य में आज अल्पसंख्यक मोर्चा और यहाँ पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज इस खुशी के मौके पर चादरपोशी की है और हमारे प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल है उसके लिए हमने दुआ की है कि अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये कार्यकाल होने जा रहा है। वहीं अब बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं। चर्चित उद्यान घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। उद्यान विभाग के अधिकारियों से यहां पर सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। पौधों को लेकर करोड़ों रुपए की हेरफेर का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने उत्तराखंड सहित हिमाचल, चंडीगढ़ में भी इसके संबंध में छापेमारी की। शाम तक अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उद्यान विभाग के अधिकारियों से पूछताछ जारी है। चर्चित उद्यान घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां सीबीआई अपना शिकंजा अधिकारियों पर इस पूरे मामले पर कसती जा रही है।
पौधों को लेकर करोड़ों रुपए की हेरफेर से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने उत्तराखंड सहित हिमाचल, चंडीगढ़ में भी इस संबंध में छापेमारी की। अधिकारियों से इस मामले पर पूछताछ हो रही है और संभव है कि शाम तक अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कई किसान संगठनों के चिंतन शिविर लग रहे हैं। इसी बीच अन्नदाता किसान यूनियन के हरिद्वार में हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में जहां एक ओर किसानों की मांगों पर चिंतन किया गया, तो वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ के जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में भी किसान खड़े दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसान की बेटी कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई भी नाजायज कार्रवाई की जाती है तो किसान यूनियन कुलविंदर कौर के साथ खड़ा है। तो हरिद्वार में बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन की बैठकों का दौर और चिंतन शिविर का दौर लगातार जारी है। किसानों के अधिकारों पर मंथन किया जा रहा है। जगह जगह पे हम किसानों की स्टेटों की समस्या सुनकर और उनका जो है समाधान करवाते हैं प्रशासन शासन से। और दूसरी बात, हमारा जहाँ का जो शिविर है वो एमएसपी की गारंटी का जो चीज़ हमने 13 महीने लगातार 750 किसान हमने शहीद कराई और उनको लिए जो हमने चीज़ हमने नहीं मांगी थी, 3 अध्यादेश कानून हमने मांगे नहीं थे, हमें थोप दिए गए। और फिर भी मोदी जी ने चलो ये बात है कि वो वापस ले लिए, अपने आप ही दिए थे, आप ही वापस ले लिए। अब हम मांगने आए थे एमएसपी गारंटी का कानून बनवाने के लिए, वो हमारी मांग आज भी खड़ी है, जिसकी वजह से हमारी जगह जगह पे ये शिविर लगते हैं। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से सभी कंपनियों में वेतन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी कंपनी अब भी वेतन नहीं बढ़ा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी न केवल उन्हें उचित वेतन देने में असफल रही है, बल्कि उनका ईएसआई और पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी अपनी मनमानी पर लगी रही तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इस मामले पर कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और न्याय मिलने तक संघर्ष करते रहेंगे। ड्यूटी को लेकर प्रॉब्लम है और हमारी सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है। हमारी ड्यूटी कार्ड जो हमारी ड्यूटी है सर, बोलते हैं कि हम ओवर टाइम करते हैं, हम 8 घंटे रुकते हैं, 8 घंटे में हमें 2 घंटे रोकते हैं। अब 2 घंटे में काम नहीं हुआ तो हमारी गलती थोड़ा है ना, वो गलती इनकी है जो नीचे से माल नहीं आ रहा है तो उसकी गलती है ना। ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि 2 घंटे काम नहीं आया तो तुम्हारे घंटे काट दो। ये बोलते हैं कि HR वाला कि एमडी ने बोल दिया मुझे 2 घंटे काट दो इनके। ये हमारे हर महीने 2 घंटे ऐसे करके कभी 10 घंटे काटते हैं, कभी 12 घंटे ड्यूटी काटते हैं पूरी। और इस बार वर्करों की किसी की 2 ड्यूटी, किसी की 3 ड्यूटी, किसी की 4 ड्यूटी ऐसे उड़ा रखी है। पेमेंट कब से नहीं हुआ? पेमेंट को लेकर कुछ? पेमेंट हमारा इनके 7 तारीख में पेमेंट होना चाहिए, 12 में, 15 में, 20 में, 25 में ऐसा हमारा पेमेंट करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम FTI हल्द्वानी में होने जा रहा है, जिसके चलते योग दिवस की तैयारियों को लेकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय कर योग दिवस को सफल बनाए। उन्होंने योग प्रशिक्षक की भी नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।